जी नाज़रीन, वेलकम बैक। राजा परवेज़ अशद साहब से बड़ी उम्दा और मुफीद गुफ्तगू जारी है और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो रही है। सर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बड़ी एक रिपोर्ट पेश की थी कि रेंटल पावर्स में करप्शन हुई, तो क्या रिपोर्ट गलत? नहीं, बिल्कुल ये कभी लफ्ज़ करप्शन नहीं इस्तेमाल हुआ। अच्छा, देखिए वहाँ पर लफ्ज़ था ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, शफाफियत। शफाफियत एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, एक छोटी सी चीज़ भी उस पर भी आप कह सकते हैं कि शफाफ नहीं है। वो ये था कि आपने जब एडवर्टीजमेंट की पहले तो आपने कहा हम 7% देंगे एडवांस, बाद में आपने 14% जो कर दिया। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो 14 पर वो भी कम्पीट करना चाहते हों, लेकिन उनका हक मारा गया। ये था उनकी शफाफियत। तो करप्शन कहीं नहीं थी। यही तो मैं कहता हूँ ना जी, हम किसी लफ्ज़ को, करप्शन को एक ग्रेनेड की तरह इस्तेमाल करते हैं, बुलेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी को अगर फारिग करना हो तो उसके लिए जितने जोरदार गला फाड़ कर कहें कि ये करप्ट, तो उसका। लेकिन बात यह है कि ठंडे दिल से मैं इसलिए कहता हूँ ना कि आप सोचें कि कहीं भी आप अगर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, एक सफ़े, उस पर तो लिखा था कि शफाफियत का कंप्रोमाइज हुई है, और ये पॉइंट था उस पर। लेकिन 8 प्रोजेक्ट जो हैं इनको मस्ट रन बेसिस के ऊपर फौरी लगाएं, फौरी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मसला खड़ा हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। लोड शेडिंग, सुने, लोड शेडिंग का मसला गंभीर हो जाएगा। इन 8 प्रोजेक्ट को फौरी लगाएं। देखें, अब शफाफियत के एक लफ्ज की डेफिनेशन, तारीफ तो नहीं किसने भी, क्या गैर शफाफियत हुई है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप आए हैं इधर तो आपने ज्यादती की जनाब, तो आप अब ज्यादती पता नहीं बहुत बड़ा लफ्ज है ना, तो पता लगा कि मुझसे आप पूछते हैं कि क्या ज्यादती हुई, तो मैं कहता हूँ भाई आप आए ज्यादती आपने ये की कि पहले आप चाय का कप पीते, आपने बोला नहीं मैं तो नहीं पीता, तो ये आपने ज्यादती की, आप मेरे घर में आए थे। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से पूछें कि ट्रांसपेरेंसी किस किस जुमरे में आती है। हाँ, वो जुमरा उन्होंने बता दिया ना, वो मैं खुद बता रहा हूँ आप। ठीक है। तो जब इस पॉइंट के ऊपर हम आगे गए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और फाइनेंस के जो उस वक्त के मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, आई मस्ट से इज ए वेरी ऑनरेबल पर्सन, बहुत ऑनरेबल आदमी। उन्होंने खड़े होकर कहा कोर्ट में कि ये मेरा फैसला है जी, मैंने तो मुल्क का पैसा बचाया है, वरना अगर कंफर्म स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट वाली शर्त पूरी करते तो हमारा तो अरबों रुपए जो है वो खर्च हो जाता और बैंक की फीस में चला जाता। उसको बचाने के लिए मैंने ये किया है। लेकिन क्योंकि भाई लोगों ने उसको उठाया और उठाकर उसको आसमान पर लगा दिया, करप्शन करप्शन करप्शन, किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने बैठ के पढ़ा ही नहीं कि भाई करप्शन की। देखे ना, इसलिए मैं कहता हूं कि करप्शन, गद्दार, ये हमारी सियासत में बड़े अरसे से चल रही है। हाँ, और इंडिया का यार, अमेरिका का यार, ये 4-5 लफ्जों में हम सियासत करते हैं। हमें अब बलूगत पे हम लोगों को आ ही जाना चाहिए, बालग नजरी से ये फैसला करना चाहिए कि ये 4-5 देखे ना, ये 4-5 लफ्ज जो है ना, इनसे सियासत नहीं करनी। अगर ये है किसी में तो उसका मदावा करना। तो राज साहब, क्या ये बात फिर गलत है? क्योंकि देखें, आप और मैं, मीडिया और सियासतदान पार्लियामेंट में बैठते हैं, मीडिया स्टूडियो में बैठ के लोगों को बताया, तो 18 करोड़ आवाम तक जो बात पहुंचती है तो वो गलत होती है कि जी अरबों गबन हो गया। देखें, मैं आपको बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस रेंटल पावर पर भी है कि अरबों रुपए का करप्शन, अरबों रुपए का स्कैंडल। अब देखें ना, इसको और मजबूत किया गया ना, इसमें और खौफनाक बरसा, पहले अरबों रुपए करप्शन और फिर स्कैंडल। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि जो एडवांस दिया गया था इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी टोटल वैल्यू 18 अरब रुपए थी। ठीक, और जो पाकिस्तान के बजट से गया था, पाकिस्तान के रुपए से गया था। देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान तो नहीं ना देगा आपको किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए पैसे, पाकिस्तान के बजट से मेरे भाई जाता है ना। 18 अरब रुपए गए थे, 18 के 18 अरब रुपए वापस आ गए खजाने में, और उसके साथ 14% सूद भी आ गया। तो हम तो बजट में रहे, इसका मतलब है। हाँ, मेरा ख्याल है कि नुकसान के बजाय 14% जो आया उसका फायदा ही कुछ हुआ ना। अब वही प्रोजेक्ट तो जायज हो गए, लेकिन उस वक्त क्योंकि हमारे बहुत अच्छे तलकात थे चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ,
आज क्यों नहीं सुओ मोटो होते? आज भी तो अदालत मौजूद है, आज भी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, और सब लोग एहतराम और इज्जत पूरी कौम क्यों कर रही है? वो समझते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुदा के फजलो करम से अपना एक इंडिपेंडेंट इदारा है, बाइज्जत और बावकार इदारा है, और हर दौर में होता है, ऐसी नहीं है बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शख्स की ज़ात अगर किसी चीज़ को गहनाया थोड़ा बहुत, तो वो मैं समझता हूँ सारी दुनिया को उन्होंने करप्ट कह दिया। खुद वो सबसे अच्छे थे, और जिस वक्त उन पर केस आया, जब उनके बेटे पर बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, ये करोड़ों पे कमीशन बना दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, इसके बाद हम जरा अगले, लेकिन इसका क्या करें, इसका क्या होगा? इस पर जो हमारी इतनी करेक्टर असैसिनेशन हो तो उसका क्या हल है? देखें, अब ये तो आप बताए ना, आप तो मीडिया के आदमी हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब को कटहरे में लाया जाए कि आपके, अब तो पूरी आवाम को ये कहा जाए कि इफ्तिखार चौधरी साहब मुजरिम है, हम तो मुजरिम ही नहीं, ये बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये नहीं कि सब चीजें आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर डालते हैं। मैं कहता हूँ कि हर चीज को नशर करने से पहले, या उस शख्सियत या उस अदारे का हशर करने से पहले कम से कम तहकीक करना तो फर्ज है ना। इसका मतलब कि रेंटल पावर केसेस में चौधरी आपके साथ साथ इफ्तिखार चौधरी साहब और हम मीडिया वालों को भी शामिल किया जाए कि जिन्होंने इस केस नहीं, मैं सिर्फ रेंटल पावर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी भी देख रहा हूँ ऐसा ही चल रहा है कि जब इतनी हाइप आप क्रिएट करते हैं। मैं आपको ये भी बात बताऊं कि जब आपके टिकर चलते हैं, एक मैं देखता हूं पहले किसी एक पे चलते हैं, उसके बाद तमाम लोग आप टिकर चलाते हैं, ना उसका कॉमा बदली करते हैं, ना फुल स्टॉप बदली करते हैं, ना लफ्ज बदली करते हैं। बता रहे होता है ऐसा क्यों? लेकिन एक रेस है ना, आपकी भी कंपटीटर है ना, आपकी भी एक बिजनेस है ना, आपको खुदा वास्ते ये सवाब के लिए तो नहीं चला रहे ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपकी एक बिजनेस है, आपकी अर्निंग है, इसमें आपकी नौकरी है। मैं कहता हूँ ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मोटा असूल है कि पाकिस्तान का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा आपकी खबर से, ठीक है। देखें ना, अब हम तो अवाम को हकाइक बता रहे हैं, यही बात है। हम अगर हकाइक बताएं, अवाम को यही बताया था ना कि फर्नेस ऑयल के लिए पैसे नहीं देते, हमने रेंटल पावर, ये गलत बात है ना। फर्नेस, लेकिन अब आपको मैं अगर किसी को कटहरे में खड़ा कर पूछा कि मुझे बताओ इन तारीखों में, कहाँ फर्नेस ऑयल के लिए पैसे नहीं थे? फर्नेस ऑयल तो हम चला रहे थे, फर्नेस से तो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे। और एक और नहीं, आज मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट्स गलत दी, नहीं किसी ने नहीं दी ना। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताएं कि हमारे जमाने में तो सिर्फ गर्मियों में लोड शेडिंग थी, अब सर्दियों में भी हो रही है। अब क्यों नहीं गले चीख चीख कर कहा जा रहा कि लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल हो गया? ये तो अब क्यों नहीं? देखिए मैं आपको, पंखे वो जला करते थे, देखिए पंखे वो जला करते थे, तो कम से कम ये तो पूछ सकते हैं ना, आपका पंखे जला करते थे, आज बिजली के पंखे के बजाय फिर क्यों नहीं वो जला करते? आपने बात की थी कि आवाम देखती है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त आपका ये जो मीडिया है ये बहुत बड़ा ओपिनियन फार्मर है। जहां आपकी पहुंच है वहां किसी की नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर 100 जलसे भी करना चाहूं तो मुझे कितने दिन चाहिए? आप एक प्रोग्राम करें, 100 दिन में तो नहीं हो सकते ना 100 जलसे, वो तो साल में ही होंगे। लेकिन आप तो एक दिन में जो जलसा करते हैं इधर बैठ के, जो आप लफ्ज अदा करते हैं, जो आप हकायक बयान करते हैं बकौल आपके, वो अगर हकायक जो हैं वो हकीकत से मुताबिकत ना रखते हों तो फिर ये ज्यादती है ना कौम के साथ, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन चलेगी। मेरे ख्याल में मीडिया ऐसा करता नहीं, पाकिस्तान का मीडिया अल्लाह करे बहुत अच्छा मीडिया है। हम तो नहीं कह सकते कि मीडिया गलत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि एक जिम्मेदाराना एक सिस्टम तो जरूर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, आप समझते हैं कि एज ए वजीर पानी बिजली आपने जो करना था वो किया, आप मुतमईन हैं अपने उन 3-4 सालों से? जो मरूजी हालात में बिल्कुल मैंने बहुत मेहनत की और बहुत कोशिश की और बहुत हद तक हम कामयाब हुए, लेकिन ये अगर इससे बेहतर भी कारकर्दगी हो सकती थी, हमेशा गुंजाइश होती है बेहतरी की, और मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियाँ भी हमने की और उसका भी एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना कि वो अगर हम नहीं कर सके तो आप अब क्या 2.5 साल में वो मसला हल हो गया? नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं शोर मचाता
क्यों नहीं मचाता, जो आपने सवाल किया है कि भाई हुकूमत को जिसको आपने मैंडेट दिया है उसको वक्त दो कि वो यकसोई के साथ उस पर अमल करे। आज अगर रोज़ वज़ीर बिजली और पानी को अदालत में बुला लिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर को अदालत में बुला दिया जाए, एमडी सारे खड़े कर दिए जाएं, तो फिर कैसे काम? ठीक है। सो हम आप ये भी कह रहे हैं कि रेंटल पावर जो मंसूबा था उससे भी आप मुतमईन है कि वो आपका ठीक फैसला था? बिल्कुल, बहुत वो मेरा फैसला नहीं था। पहले आपको ये बताऊं, ये जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुए, ये 2000 सुन ले 2006 में ये शुरू हुए। 2 रेंटल पावर लग चुके थे, शिरकपुर को और भिक्की में, वो प्रोडक्शन कर रहे थे, बाकी पाइपलाइन में थे जिनको एडवांस दे दिया गया था, उनको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। तो लिहाजा हमारा ये ब्रेन चाइल्ड नहीं था, ये मेरे से पहली हुकूमत 2006 में कर चुकी थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि 2006 से लेकर ऑनवर्ड तक देखा जाए कि किसने बिजली को लाया, लेकिन सिर्फ मुझे ही मुर्दे इल्जाम उठाया, बाकियों के तो आपको नाम भी नहीं पता भाई कौन वजीर था उस वक्त। हम आए आपकी वजारत उज़्मा पे। जब आप वजारत उज़्मा पर फायज हुए, कम अरसे में आपने मुल्क के लिए और स्पेशली अपने हल्के के लिए, गुजर खान के लिए क्या कुछ किया और क्या आवाम उससे मुतमईन है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कहना कि मैंने सिर्फ गुजर खान के लिए किया, ये गलत बात है। मैंने कम मैं समझता हूँ सबसे थोड़ी मुद्दत में जितने तरक्याती काम मैंने किए, मुकम्मल किए और इनिशिएट किए, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कंप्लीट भी कुछ नहीं है। मंदरा एक रोड आपने, मंदरा रोड बदकिस्मती से उस पर सुओ मोटो हो गया था, वरना आज तक अवाम जिस अजाब से गुजर रहे हैं वहाँ मंदरा चकवार रोड, सुहावा चकवार रोड, हमें कहा गया था ये गलत मंसूबा है और इसमें अरबों रुपए की करप्शन हो गई है। वो मैं फौज के मैंने हवाले किया था NLC के ऊपर, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि इसमें करप्शन हुई है। जब मैं अपील में गया तो उन्होंने उनसे पूछा NLC से कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने बोला अभी तो हमने काम शुरू किया जी, खर्च हुए ही नहीं है, पैसे सारे हमारे पास हैं। अब इसका भी कोई इलाज है? और फिर वही काम वही ठेकेदार वही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। अगर उस वक्त वो गैर कानूनी था तो अभी कानूनी कैसा है? इसलिए मैं कहता हूं कि हमने ये जालमाना तरीके से एक दूसरे की जो करैक्टर एसेसिनेशन है, उसके चेहरे पे जो कालख मलनी है, ये इससे हमें जब तक इज्तनाब नहीं करेंगे ना, हम आगे नहीं, हम तो वहीं लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं आप बहुत गलत आदमी, आप कहते हैं आप ये झगड़ा चल रहा है, तो भाई फिर हम जैसे मैंने पहले किया ना कि मैं ही समझता हूं कि जब मैं आपको गलत साबित कर दूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। सर, आपने कश्मीर इशू पे खुलकर बात की और ओपनली आपने कहा कि तब तक हम इंडिया के साथ बात नहीं करेंगे जब तक कश्मीर को कश्मीरियों के राइट्स नहीं दिए जाएंगे, और कश्मीरियों को आपने उनकी आइडेंटिटी के साथ माना। वो आपका अपना मौक़िफ़ था, उस पर आप कायम रहे। क्या मौजूदा हुकूमत उस मौक़िफ़ को लेकर चल रही है? देखें, ये तो मेरी पार्टी की अगर तारीख देखें तो सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए। कश्मीर हमारी पार्टी की बुनियाद है। कश्मीर का जो है, कश्मीर के साथ एक रोमांस था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और कश्मीरी अवाम का, दोनों अतराफ का। आपको पता है कि वो उन्होंने यहाँ से कॉल दी थी तो पूरा मकबूजा कश्मीर बंद हो गया था। तो ये तो एक रोमांस है, और ये पीपल्स पार्टी की जो असास है वो उस पर उसका जो सारा निज़ाम है इस बात पर था, वो मसला कश्मीर, और हम आज भी उसी पर हैं। 2 टोक अल्फाज में हम कहते हैं कि मसला कश्मीर का जो हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, जिसमें कश्मीरी अपनी मर्जी के साथ जो है वो तय करें, और जो हक खुद इरादियत जो है उसको किसी तौर पर भी डिनाई करना जो है वो जायज़ नहीं है। इस पर हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है। आपके 9 माह में जरदारी साहब का कितनी मुदाखलत रही आपके ऑर्डर्स में, आपके अहकामात में, आपके कामों में? वैसे मैं आपको अगर हकीकत बताऊं, कोई मानेगा नहीं ये, मैं मान लूँगा, आप बता दीजिए। जरदारी साहब ने मेरे किसी काम में कभी मुदाखलत नहीं की। ठीक है, नेवर। आप अपने ऑफिस में अपने मर्जी से? आई वॉज टोटली इंडिपेंडेंट। मैंने जितने फैसले किए हैं मैं उनको ओन करता हूँ। मैंने, आपको याद होगा कि यौम इश्क़ रसूल मनाया, पहली दफ़ा कोई हुकूमत भी निकली, और वो मेरी स्पीच भी आपको याद होगी। तो ये इसके अलावा जो था कि जितने, देखिए PM प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वो बड़ा एक बावकार और बाइज्जत ऑफिस है। हम लोगों ने बदकिस्मती के साथ इसको हम टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान सा निशाना होता है, वो बोलता भी नहीं है, और वो एक इलेक्टेड आदमी होता है, अवामी आदमी होता है, वो बर्दाश्त कर लेता है। जितनी तनकीद,
जितनी किरदार कुशी, जितनी करैक्टर असैसिनेशन हमारी हुकूमत की हुई, हमारे लीडरान की हुई, वज़ीर आज़म की, सदर की, क्या तारीख़ में इसकी कोई मिसाल है? और जिस सब्र और तहम्मुल के साथ हमने सुना, हमने कभी रिएक्ट नहीं किया। ठीक है। बेनज़ीर साहिबा और जरदारी साहब की सियासत में कितना फ़र्क है? बेनज़ीर साहब और उन्होंने ज़रूर कोशिश की, आसिफ जरदारी साहब ने, कि बेनज़ीर साहब की लेगेसी को लेके आगे चलें, उनके ख्यालात को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेनज़ीर तो बेनज़ीर थी ना, वो तो बेमिसाल थी, तो उनके पाए का तो कोई लीडर नहीं है। वो अगर मैं ये कहूँ कि जरदारी साहब की उसी, ये तो नामुमकिन बात। ये भी कहा जाता है कि जरदारी साहब ने अपनी एक टीम बनाई थी जो कि बेनज़ीर साहिबा की टीम से अलग थी, और आप जरदारी साहब की टीम का हिस्सा थे। और ऐसा ही कुछ गुजर खान के एक जलसे में नज़र आया जब हाकिमीन, मलिक हाकिमीन को उनके स्टेज से उतार दिया गया था, आपने वहाँ जलसे से खिताब करना था। हाकिमीन तो हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, उनको तो कोई नहीं उतार सकता जलसे से। मैं वैसे आई विटनेस हूँ उसका। नहीं, वो पता नहीं क्या ये छोटी छोटी बातें कि लोकल सतह पर होती हैं, क्यों उतारा गया मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक तला कि मैंने तो अपनी सियासत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ शुरू की। तो आप कहते हैं कि वो तमाम जो लोग बेनज़ीर साहिबा के साथ थे वो जरदारी साहब के साथ थे। मैं आपको बताऊँ, जब हम सियासत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब चेयरपर्सन थी, तो जरदारी साहब का तो सियासत में कोई अमल दखल नहीं था। मतलब मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त तो ये हमारे वाकफ़ भी नहीं थे, हमारी वाकफियत भी नहीं थी। मेरी ग्रूमिंग, मेरी सारी तरबियत जो है वो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है। जब उनकी शहादत के बाद इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पार्टी को संभाला, उस वक़्त हालात बहुत मुश्किल हो चुके थे, बड़े गंभीर हो चुके थे। और उस वक़्त अगर कोई ऐसी शख्सियत ना होती, क्योंकि बाकी हम सब तो बराबर वाले लोग थे ना, ये उनका शोहर होने के नाते, उनके घर का एक फ़र्द होने के नाते, मोहतरमा से कुर्बत के नाते, और फिर उनकी विल थी, उनकी जो वसीयत थी, उस जब वो बताएगी, तो मैं समझता हूँ कि उन हालात में, बड़े बुरे हालात में, मुश्किल हालात में, आसिफ जरदारी ने बड़ी दानिश के साथ, बड़ी अक्ल के साथ, हौसले के साथ। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि जो लोग पीपल्स पार्टी के नाराज़ लोग हैं, बहुत से लोग हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है, क्या जरदारी साहब को उनको मनाकर वापस पार्टी में ले आना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो किसी और पार्टी का हिस्सा नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने तो बड़ी तेज़ी से खुदा के फजल करम से ये काम शुरू किया हुआ है पंजाब में, और हम पहुंच रहे हैं अपने उन दोस्तों की तरफ। और मेरा उनके लिए पैगाम भी है कि अगर गलतियां हो भी गई हैं, छोटी मोटी, किसी की दिल आज़ारी भी हो गई है, तो वो अपने घर वापस आए, और यही हमारा घर है। और पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है ना जी, वो कहीं जाकर फिट नहीं होता, आपको मैं सच्ची बात इसलिए कि हमारा एक फ़लसफ़ा है, एक जो हमारा एक निज़ाम है, वो बाकी पार्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ। कुरैशी साहब बड़े फिट नज़र आते हैं तहरीक इंसाफ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो खैर हमसे पहले भी मुस्लिम लीग में थे, और वो कोई जिसको हम कहते हैं ना कि बॉर्न पीपल्स पार्टी तो नहीं थे, या जिन्होंने अपना कैरियर, लेकिन बहरहाल वो भी एक सीनियर आदमी हैं, हमारे पार्टी के भी वो बड़े सीनियर रहे हैं, उनके लिए एहतराम है मुझे। मैं सिर्फ आपको ये बताता कि आपने जो वर्कर्स की बात की है ना, हमारा वर्कर एडजस्ट नहीं हो रहा कहीं जाकर। हमारे चंद लोग गए थे, इलेक्टेबल तो हमारे गए नहीं है। हमारे वर्कर्स का ये है कि जब वो नाराज़ होता है, घर में बैठ जाता है, वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं देता। हमने बड़ी कोशिश की। और दूसरी बात ये कि हमारा वर्कर फलां पार्टी को हमारे इत्तेहाद में वोट दे दे, तो वो नहीं देता, ठीक है, वो घर बैठ जाता, वो सिर्फ तीर के निशान पर ही वोट देता है। ये खासा है वो है ना हमारे वर्कर का। और मैं खुद एक वर्कर हूँ, इसलिए मैं आपको जज्बात बता रहा हूँ। ऐसा टर्नआउट नजर नहीं आता। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पंजाब में गुजर गया, सिंध में तो क्लीन स्वीप 85% रेशो, 85% से भी प्लस हो जाएगी जब आज़ाद उम्मीदवार मिलेंगे। पंजाब में गिनी चुनी चंद 40-45 सीट्स आई, पहले 100-150 आई हैं। लेकिन ये आपको बताऊं कि एक बड़ा अजीब ट्रेंड है जिस पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये कोई अच्छा ओमन नहीं है कि PMLN सिर्फ पंजाब तक महदूद हो जाए, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो जाए, और तहरीक इंसाफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो जाए, और वहाँ एक बलूचिस्तान में मगलूबा बन जाए। मैं इस सिनारियो से खौफजदा हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। देखो, मुल्क का सोचना चाहिए ना, पहले मुल्क, फिर पार्टी, और फिर आपकी सियासत है ना जी। तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। बल्दियाती इंतखाबात में ताज हैदर साहब समेत तमाम आपकी जो मेन जो पाकिस्तान में थे, वो लुक आफ्टर कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात सिंध के, पर पंजाब के 12 अजला में शायद ही कोई आपका नहीं, ये बात मैं आपको बताऊं कि पंजाब में हमारी जमात है, हमारे हायराकी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और ये बताएं मुझे
कि 1100 इंडिपेंडेंट कैसे बन गए? तो इंडिपेंडेंट उनको, अब वो तो मुस्लिम लीग नून कहती है उसमें से 90% तो हमारे लोग हैं, हम उन्हें निशान नहीं दे सके। हम कहते हैं कि उसमें 95% वो लोग हैं जो जिन्हें हमने सपोर्ट किया। ठीक है, पीपल्स पार्टी का वोट देखो, लेकिन 3 पर वोट नहीं पड़ा ना सर। लेकिन इसीलिए शेर पर भी नहीं पड़ा। 1100 चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों ने शेर पर भी नहीं डाला। हम ये कहते हैं कि शेर का तो सिंबल था, उन हलकों में हमारा सिंबल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही, वो हमारे लोग थे जिन्होंने प्रोपेगेंडे से उन्होंने समझा कि शायद पीपल्स पार्टी 2013 में हार गई है तो इसमें भी हार जाएगी। जिन लोगों ने हमारा टिकट लिया वो खुदा के फजलो करम से बन गए। ये वही लोग थे जिन्होंने हमारे साथ पैक्ट किया है कि जी आप आपकी जो वोट है वो हमें पड़े, हम आपके साथ हैं, हम कल भी पीपल्स पार्टी का कमबैक होगा आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये दोनों जमातों को देख लें, इनको मिलाकर भी आज़ाद की उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है। अच्छा, ये लोग ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो मेन क़यादत है जिसमें आपका नाम भी सर फहरिस्त आता है, उनके कई इकदाम ऐसे थे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को 2013 में बहुत बड़ी शिकस्त हुई और फिर बल्दियाती इंतखाब में भी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। आप एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, अगर ऐसी बात होती तो 2013 में फिर सिंध में हमें शिकस्त होनी चाहिए थी। नहीं, मैं बात पंजाब की कर रहा हूँ, पंजाब और बाकी पाकिस्तान की। पंजाब देखे ना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर था ना, मैं तो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था ना। पंजाब में अगर शिकस्त हमें हुई है तो वो तो फिर नून को सिंध में क्यों शिकस्त हुई है? नून को तो हमेशा सिंध में शिकस्त हुई है ना। मुझे इमरान खान को क्यों सिंध में शिकस्त हुई और पंजाब में शिकस्त हुई और बलोचिस्तान में शिकस्त? ये एक जिस मेरे ख्याल में ये जो ट्रेंड सेट हुआ है, आप इस पे गौर फरमाएं, ठीक है, और आप इस पर फिक्र करें। अच्छा, कि ये क्यों हो रहा है ऐसे? मैं ये कहता हूं कि हमारे मगरबी पाकिस्तान और जब मशरकी पाकिस्तान थे तो यहाँ सारा मैंडेट मिल गया था पीपल्स पार्टी को, याद है आपको? वहां मिल गया था अवामी लीग को। मैं कहता हूं कि अगर मशरकी पाकिस्तान में 30-35 सीटें मिल जाती पीपल्स पार्टी को और इधर मगरबी पाकिस्तान में अवामी लीग को मिल जाती है तो पाकिस्तान ना टूटता मेरे भाई। तो यही आप कहते हैं इस तरह का ट्रेंड पाकिस्तान में भी होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेंड है कि उनको लोकलाइज कर दो, प्रोविंशियलाइज कर दो पार्टियों को, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। तो इन पार्टियों को पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस करना चाहिए जैसे के टाइम में था। वफाकी जमातों को कमजोर नहीं होना चाहिए। किसी सूरत वर्कर्स को भी ये सोचना चाहिए, वोटर को भी ये सोचना चाहिए, बतौर पाकिस्तानी हम सबको ये सोचना चाहिए कि जज्बात अपनी जगह पे लेकिन हकायक अपनी जगह, और हकायक को सामने रखना चाहिए। वैसे बहुत कम टाइम है और सवाल बहुत सारे, हम जल्दी जल्दी आपसे जवाब लेंगे। ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन पे आप क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त। हमें जितना भी हम अपनी अफवाज पाकिस्तान पर फख्र करें वो कम है, यकीन करें। आर्मी चीफ को तौसीह मिलनी चाहिए, ये तो हुकूमत ने फैसला करना है और आर्मी चीफ ने करना है। मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ कमांड एक बात होती है और इसमें जो एक जर्नैल अगर कामयाब हो तो उसको उस महाज पर रहना चाहिए। आप कहते हैं कि ये फौजी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। जो जर्नैल, जो कमांडर एक मिशन में कामयाबी हासिल कर रहा है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब ना किया। आप कहते हैं कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ मिशन राहिल साहब को रहना चाहिए? नहीं, मैं स्पेशली ये कमेंट नहीं करता कि इसके लोग गलत मतलब निकाल लेते। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये फैसला अगर मैंने करना हो तो मैं तो शायद ये करूँ। ठीक है। अच्छा, हम खुर्शीद साहब शाह की अपोजिशन पर आएंगे। कैसी अपोजिशन कर रहे हैं वो? खुर्शीद शाह एक मंजा हुआ सियासतदान है, एक वर्कर है, एक गरीब वर्कर से उठ के वो इस मनसब तक पहुंचा है मेरी तरह। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासत की ऊंच नीच को समझते हैं। और वो देखिए, अभी होता ये है कि अगर आप सुल्तान रही की फिल्मों के आदी हो गए हैं तो आप कोई क्लासिक फिल्म नहीं देखेंगे। हाँ, देखे ना, अगर जैसा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मार धाड़ वाली एक्शन फिल्मों के आदी हैं, टॉम क्रूज देखता हूँ तो मैं कभी मतलब देवदास नहीं देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत में मुल्की हालात के तहत ही फैसले किए जाते हैं, उसी में जो है आपको अपना निज़ाम वज़ा करना पड़ता है। इस वक्त मुल्क को मेरे ख्याल में, जब आप ज़रब-ए-अज़ब में हैं, आप मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, आपके इर्द गिर्द के हालात अच्छे नहीं हैं, उस वक़्त मैं समझता हूँ कि आपको बड़ा समझ सोच के साथ जो है वो करना चाहिए। अपोजिशन को इश्यूज़ की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, वो हमेशा हम करते हैं, वो असेंबली में भी उठाते हैं। प्रॉपर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था वो पेश कर रहे हैं। देखिए, आप सेनेट में देख लें,
आप नेशनल असेंबली में देखें, बिल्कुल खुर्शीद शाह जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन में है ना जी, ठीक है। पार्टी की पॉलिसी को लेके आगे चल। मैं अगर बात करूं बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की, आपकी हुकूमत 5 साल रही, कोई पेशरफ्त नहीं हुई, मतलब जो अभी भी हो रही है इससे भी बहुत स्लो पेशरफ्त हुई थी। क्या आप चाहेंगे कि इस पे पेशरफ्त हो और हकाइक तक पहुंचा जाए, या ये केस भी लियाकत अली खान साहब की तरह एक तारीख का हिस्सा बन जाए? मैं तो साफ बात करूंगा, ये बदकिस्मती है हमारी। ये जिस वक़्त ये लियाकत अली खान साहब हों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, या कुछ और इवन मुर्तज़ा भुट्टो हों, तो ये जो बड़े हाई प्रोफाइल्ड केसेस होते हैं ना जी, इनको ये करने वाले लोग बड़ी प्लानिंग के साथ ये करते हैं। उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। और ये एक माइंड सेट थी, ये वो लोग थे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और उन्होंने ये जो कार्रवाई की है इससे पर्दा उठना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें वो पेशरफ्त नहीं हुई जो होनी चाहिए। और आप समझते हैं कि होनी चाहिए इस पर मजीद? अयाज सादिक साहब दोबारा स्पीकर बन गए, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन ये सोचता हूँ कि सरदार अयाज सादिक एक बड़ा बैलेंस शख्सियत है और एक बड़ा अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, और एक कंसेंसस के साथ अगर स्पीकर आ जाए तो उस हाउस को चलाना, और वहाँ पार्टी ने भी भरपूर हिमायत की जी, इसलिए की है कि हम चाहते हैं कि स्पीकर का ओहदा एक ऐसा होता है कि ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही इज लाइक फादर ऑफ द सिस्टम। तो उसको अगर आप कंट्रोवर्शियल कम से कम रखें, कंसेंसस के साथ बना लें, तो एक बेहतरी की तरफ आता है। आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि लोग प्रेसिडेंट भी जो है ना, जो वफाक का होता है उसको भी कंसेंसस के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छा, और मस्बत रवैये के साथ होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल पूछूंगा। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि दुबई की पार्टी बन के रह गई है, क्या उनको दुबई से उठ के पाकिस्तान आना चाहिए और ये दुबई का लेबल जो है वो हटाना चाहिए? देखिए, वो अपने सेहत के ग्राउंड पे वहां पर हैं। पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पर मौजूद है। हम अपने सारे डिसीजन लेते हैं हम, और उसके में जब चेयरमैन हो तो फिर चेयरमैन से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोग सियासत देखें, अब बहुत लंबा अरसा मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर थे मुल्क से मजबूरन। हाँ, वो तो एक डिक्टेटर ने इनको बाहर भेज दिया। बिलावल साहब के बारे में क्या कहेंगे कि इनके आने से पीपल्स पार्टी में तब्दीली आएगी, एक नई जान आएगी? लोग ये समझे, शायद मैं एग्जेजरेट करूं, बिलावल इज द फ्यूचर। ओके, और उससे उम्मीदें लगाई जा सकती हैं पाकिस्तान को? उम्मीदें नहीं, बल्कि वो आप देखेंगे कि वो उम्मीदें जो हैं वो हकीकत हैं, और वो अपने आप को साबित करेंगे। ही इज़ वेल इक्विप्ड, वेल प्रिपेयर्ड, विद नॉलेज, विद एक्सपीरियंस, और वो खुदा के फजलो करम से जो एक नई नस्ल है उसका सही नुमाइंदा जो है वो बिलावल भुट्टो ही है। ठीक है, एक सवाल और मैं इसी हवाले से पूछूंगा। मोहतरमा का ट्रेंड था कि वो गिलगित से चमन, पेशीन, कराची, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर तमाम पाकिस्तान में फिरा करती थी। बिलावल साहब जब से आए हैं वो सिंध में हैं और एक पेशावर गए। क्या आप समझते हैं कि उनका जो विजिट है, सिक्योरिटी रीजंस हैं पंजाब में, मुझे पता है काफ़ी थ्रेट्स दिए जाते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती, क्या इसके अलावा उन्हें कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क तो बेनज़ीर साहिबा को भी हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि ये एक है हमारे साथ मसला कि मोहतरमा को हमने इसी खो दिया, और वो हर पार्टी के वर्कर से लेके लीडर तक के दिमाग में वो जो है ना वो एक डरावना ख्वाब है। तो ये तो एक हकीकत है कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। इसमें बड़ा सोच विचार के साथ लीडर को बाहर निकलना पड़ता है। हमारे वर्कर्स को भी इस चीज़ का इदराक है, वो भी ये समझते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न जेन्युइन रीजंस हैं, जिसकी वजह से अब वो और तरीके भी हैं वर्कर्स तक पहुंचने के लिए। मैं समझता हूँ कि सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप को ज़्यादा मुतहर्रिक होना चाहिए पंजाब में। दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या कौन कौन से ऐसे काम हैं, इकदाम हैं जो करना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये तो ख्वाहिश तो होनी एक बात है, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब अल्लाह ताला का खुसूसी करम ना हो। अगर बना दी जाए तो तब की बात। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सामने कोई भी हो, सबसे बड़ा मसला जो है वो गुर्बत। ठीक है, गुर्बत की लकीर के नीचे जो नारा भुट्टो साहब ने उठाया था, और भुट्टो साहब के उस नारे ने
लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला। आपको याद है ना, रोटी कपड़ा मकान की जब बात थी तो यहाँ भुट्टो साहब से पहले तो 22 खानदान थे जिनके पास पासपोर्ट था। ये जो आपको ज़र मुबादला आता है ओवरसीज पाकिस्तानी का, ये भुट्टो साहब का ही मरहून मेहनत है। लोगों को पासपोर्ट मिले, उनको नौकरियां मिली, उनको इज्जत मिली, उनको वोट का हक मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी उसी फलसफे को लेके आगे चलने की ज़रूरत है। और बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री सारी तवज्जो जो है, तवानाई जो है, वो इस बात पर होनी चाहिए कि गुर्बत की लकीर से कैसे निकलना है, तवानाई का मसला कैसे हल करना है। होगा दोबारा जरदारी साहब पर ये एतराज़ लगाए जाते हैं, आवाम भी लगाती है। मैं अक्सर होटलों में बैठता हूँ, चाय के ढाबों में बैठता हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं, पार्लियामेंट में जाता हूँ तो वहाँ भी यही सुनने में आता है कि पीपल्स पार्टी को मतलब मुल्क से ख़त्म करने में, और बाज़ लोग सॉरी टू से ये भी कहते हैं कि बदनाम करने में जरदारी साहब का बहुत किरदार है। पता नहीं मैं किस पर यकीन करूं। पहले ये सारी दुनिया ये कहती थी कि वो तो जी एक पॉलिटिकल जादूगर, पहले तो कहते थे कि देखें जी इनके पास तो नंबर ही नहीं थे, इनके पास तो 121 बंदे थे, तो 5 साल उन्होंने हुकूमत कर दी, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को बाहर निकाल दिया। जरदारी साहब बड़े लायक हैं, बड़े दानिशमंद हैं, बड़े अक्लमंद हैं, तो अब क्या कहा जा सकता है। ठीक है राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुफीद और उम्दा गुफ्तगू रही। वक्त बहुत जल्दी से गुजरा, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो पॉइंट्स उठाए, डेफिनेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक नए वल्वले और जज्बे के साथ पूरे मुल्क में एक नई और बड़ी जमात बनकर उभरेगी। तब तक के लिए तमाम लोग जो पीपल्स पार्टी के हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, इसी तरह के दूसरे जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, वो मिल के पूरे मुल्क में एक कोशिश करेंगे फॉर द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज का प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू बस यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।